जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और हमारे लाइव चर्चा का जो विषय है वह आज का जो विषय है वह ज्योतिष संबंधित है। किसी के प्रश्न पर है। कुछ दिनों पहले कमेंट में आप लोगों में से किसी ने प्रश्न किया था कि क्या ध्यान योग से ग्रहों की शांति हो सकती है। क्या ध्यान योग करने से, जैसे कि ध्यान योग कोर्स यहाँ करवाया जाता है और अभी ध्यान योग 20 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, 20 सितंबर से। तो जो लोग ध्यान योग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्या ध्यान योग कोर्स करने से या ध्यान योग का अभ्यास करने से या ध्यान योग करने से क्या ग्रहों की शांति होती है? प्रश्न ये है। उसमें भी राहु केतु की शांति के लिए पूछा गया था। प्रश्न किया गया था कि ध्यान योग करने से क्या राहु केतु जैसे ग्रहों की शांति की जा सकती है। तो आज इसी प्रश्न का उत्तर लेकर और इसी प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ग्रहों की शांति, राहु केतु की जैसे ग्रह जो है, जो क्रूर ग्रह हैं, उनकी शांति की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। तो चलिए आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी। तो सर्वप्रथम समझने की बात यह है कि राहु केतु या जो हमारे ग्रह हैं, हमारी जन्म कुंडली में जो ग्रह हैं, तो वो जो ग्रह हैं वो वास्तव में हमें क्या देते हैं। सबसे बड़ी बात आपको ये समझना है कि ज्योतिष एक अध्यात्म विद्या है। ज्योतिष एक आध्यात्म विद्या है। पहली बात तो आप ये समझो। अब ज्योतिष अगर आध्यात्मिक विद्या है तो ज्योतिष का उद्देश्य क्या है? अध्यात्म से जोड़ना। ज्योतिष का उद्देश्य है आपको जीवन का सही मर्म समझाना। ज्योतिष का उद्देश्य है जीवन का सही उद्देश्य समझाना। ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको गाइडलाइंस देना। आपको गाइडलाइंस देना। क्या जो ग्रह कह रहे हैं, क्या जो ग्रह, मान लीजिए कि कोई ग्रह की स्थिति बनी हुई है, तो क्या हमारे जीवन में, मान लीजिए कि वो कुछ दिखा रहा है कि हमारे जीवन में ऐसी घटना घटेगी, तो क्या बिल्कुल वैसी घटना जीवन में घटेगी? कोई बुरी घटना अगर लिखा हुआ है कि घट सकती है, तो क्या वो बुरी घटना घटेगी? निश्चय रूप से घटेगी। अच्छी घटना की संभावना अगर दिखा रहे हैं ग्रह, तो क्या वो निश्चय रूप से अच्छी घटना घटेगी? पहला प्रश्न तो ये है। तो सर्वप्रथम आप ये समझ लो, आपको सबसे पहले जो समझने वाली बात यह है कि आपके जीवन में जो भी घटना घटने वाली है वो ग्रहों के कारण नहीं घटने वाली है। आपके जीवन में जो भी घटना घटने वाली है वो आपके प्रारब्ध से होने वाली है, वो आपके कर्म से होने वाली है। जैसे आपने कर्म किए हैं और उन कर्मों से जैसे प्रारब्ध का निर्माण हुआ है, चीजें वैसे ही सामने आएंगी। जैसे प्रारब्ध का निर्माण हुआ है वैसे ही चीजें सामने आएंगी। तो जब सब कुछ कर्म से होना है, जब सब कुछ प्रारब्ध से होना है, तो फिर इसमें ग्रहों को हम क्यों देखते हैं भाई? ग्रह क्या बतलाते हैं? अरे ग्रह आपके प्रारब्ध को ही बतलाते हैं। तो ग्रह कैसे प्रारब्ध को बतला सकते हैं? ग्रह ऐसे प्रारब्ध को बतला सकते हैं कि आपके प्रकृति ने जो भी संभावनाएं या जो भी परिस्थितियां प्रकृति ने आपके लिए पैदा की है, आप कैसे परिवार में जन्म लेते हो, कैसे घर में रहते हो, कैसे आपका लालन पालन होता है, कैसे आप बड़े होते हो, सब प्रकृति ही तो कर रही है। और यह जो पृथ्वी है यह ग्रहों से प्रभावित है। हम ये कहें कि जो अर्थ जो रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, और पृथ्वी के ऊपर जो भी चीजें हैं वो दूसरे ग्रहों से प्रभावित नहीं है, ऐसी बात नहीं। पृथ्वी का भी प्रभाव दूसरे ग्रहों पर है और दूसरे ग्रहों का प्रभाव भी पृथ्वी पर है। उनके मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव है।
ठीक है। और भी ये तो मैग्नेटिक फील्ड एक मैंने बात कह दी जिसको सर्च कर लिया गया है, लेकिन ऐसी बहुत सारी एनर्जी है, ऐसी बहुत सारी फोर्सेस हैं जिनको अभी साइंस ने सर्च नहीं किया है, उसको डिस्कवर नहीं किया है। बहुत सारी ऐसी फोर्सेस काम कर रही हैं नेचर में जिसको अभी साइंस ने डिस्कवर नहीं किया है। ठीक है, मेंटल फोर्सेस में ही, हमारे माइंड और ब्रेन में ही ऐसी फोर्सेस काम कर रही हैं जिसको अभी तक साइंस ने डिस्कवर नहीं किया है। ठीक है, तो प्लैनेट्स क्या दिखाते हैं? प्लैनेट्स कुछ नहीं दिखाते हैं, प्लैनेट्स आपकी सहायता करते हैं कि भाई तुम्हारे प्रारब्ध ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तुम्हारे कर्म ऐसे दिखाई दे रहे हैं और ऐसी चीजें तुम्हारे सामने आएंगी जीवन में, इस तरह की चीजें तुमको फेस करनी पड़ेंगी, या ऐसे सिचुएशंस बनेंगे, अच्छे बुरे कुछ भी हो। ठीक है, तो अब जो है हमें करना क्या चाहिए? लेकिन जो भी आने वाला है वो प्रारब्ध से आने वाला है, वो आपके कर्म से आने वाला है। ऐसा कभी मत सोचना, जैसे कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि एक ही हॉस्पिटल में, तो स्थान एक हो गया, क्योंकि ज्योतिष चलता है कैसे चलता है? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से चलता है कि आपने किस स्थान पर किस समय जन्म लिया है, तो ग्रहों की पोजीशन उस टाइम पर उस स्थान पर क्या है, चेंज होगी। बिकॉज ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग, सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो जब सारे घूम रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी पर्टिकुलर प्लेस में वो किस एंगल पर हैं, दिस इज कंप्लीटली फिजिक्स, कंप्लीटली फिजिक्स। ठीक है, वो किस एंगल पर हैं और वहां से वो कैसी दृष्टि डाल रहे हैं, किन भावों में वो जाकर बैठ रहे हैं, उनका उदय कैसा हो रहा है, जन्म के समय किस ग्रह किस राशि का उदय हो रहा है। तो यह सारी चीजें हम उसको जो है ली जाती हैं। तो एस्ट्रोनॉमी को यूज करते हुए ही एस्ट्रोलॉजी को डेवलप किया जाता है। तो और ये बहुत पहले से है, इसलिए कैलेंडर सिस्टम हमारे यहाँ बहुत पहले से है, बहुत पहले से। और हेलेनिस्टिक जो आपको यूनिवर्स है, सन सेंटर्ड यूनिवर्स की जो परिकल्पना है वो बहुत पहले से है वेदों में, कि सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। तो ये सारी बातें हैं। तो इसलिए जो है अब यहां पर जो भी, पहले बात तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके जीवन में, आपके सिचुएशन, आपके लाइफ में जो भी चीजें आ रही हैं वो ड्यू टू कर्मा ही आ रही हैं। कभी ये मत सोचना कि बिना कर्म के आ रही हैं। कोई भी बाधा आ रही हो वो आपके कर्म से ही आ रहा है, वो आपके कर्मों का ही फल है। तो सबसे पहली बात, इस बात को एक्सेप्ट कर लेना है। अब एस्ट्रोलॉजी आपको क्या सहायता दे सकता है? आपको यह सहायता दे सकता है कि आपको संकेत दे सकता है कि आपको जीवन में कैसे चैलेंजेस को फेस करना है और कैसी सिचुएशंस को आपको फेस करना है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपको दे सकता है। फाइनली चलो ये हमें एस्ट्रोलॉजी से पता चलता है, लेकिन फाइनली हमें एस्ट्रोलॉजी ये भी समझा देता है कि आपके लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए, आपके लाइफ का क्या पर्पस होना चाहिए। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ लोग जो ये कहते हैं कि आई एम अनसेटिस्फाइड इन लाइफ, चिंता मत कीजिए। इस प्रकृति का यही उद्देश्य है, इस नेचर का यही टारगेट है कि आपकी लाइफ अनसेटिस्फाइड रहे। फर्स्ट एक्सेप्टेंस मैंने बताया कि ये एक्सेप्ट कर लो कि आपके लाइफ में जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, जो भी सिचुएशंस आ रही हैं वो ड्यू टू कर्मा आ रही है। पहला एक्सेप्टेंस ये। दूसरा एक्सेप्टेंस ये स्पिरिचुअल एक्सेप्टेंस है। इस नेचर का टारगेट है, इस प्रकृति का ये उद्देश्य है कि आप अपने जीवन में असंतुष्ट रहो, अनसेटिस्फाइड रहो, अनसेटिस्फाइड रहो, ये उसका लक्ष्य है भाई। प्रकृति आपको अनसेटिस्फाइड ही रखती है। ठीक है, तो ये जो है प्रकृति की ये चाल है कि वो आपको अनसेटिस्फाइड रखना चाहती है, ताकि आप प्रकृति का जो दूसरा उद्देश्य है, प्रकृति के दो उद्देश्य हैं, प्रकृति के दो प्रयोजन हैं। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के
साधन पाद में, दूसरे पाद में, दूसरे अध्याय में यही बात समझाई है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्ग्यम दृश्यम। भोग और अपवर्ग मतलब भोग और मोक्ष, यही दो उद्देश्य है प्रकृति के। प्रकृति चाहती है कि आप मोक्ष के मार्ग पे आ जाओ, और अगर नहीं तो भाई भोग के चक्कर में तुम्हें अनसेटिस्फाइड ही रहना है। यह प्रकृति का उद्देश्य है कि आपको वो असंतुष्ट ही रखने वाली है, अनसेटिस्फाइड ही रखने वाली है। ठीक है, और यह बात कहां से प्रूव होता है? यह ज्योतिष प्रूव कर देता है। जो ग्रह हैं, ग्रहों के जो प्लैनेट्स के जो पोजीशंस हैं, वो जो है आपको बता देते हैं कि आपको अनसेटिस्फैक्शन कहां से मिलने वाला है, कहां से आपको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। और प्रॉब्लम्स आएगी क्योंकि ऐसी कोई जन्म कुंडलिनी होती है जिसमें केतु ना हो, जिसमें राहु ना हो, जिसमें सूर्य मंगल शनि जैसे क्रूर ग्रह ना हो। ठीक है, तो ऐसा कोई जन्म कुंडली नहीं हो सकती जिसमें केतु ना हो। केतु तो रहेगा, और केतु अपने रिजल्ट्स देगा, राहु अपने रिजल्ट्स देगा। तो फिर कहीं उन सभी भावों से, उन सभी, अगर किसी प्लैनेट से कंजंक्शन में अगर केतु है तो उस प्लैनेट से रिलेटेड इश्यूज को वो क्रिएट जरूर करेगा आपके लाइफ में। और केतु क्या है? केतु है झंडा। झंडा जहां वो बैठ जाता है वहां झंडा गड़ जाता है। किसका झंडा गड़ता है? केतु का झंडा गड़ता है। केतु का झंडा गड़ता है जहां वो बैठ जाता है। ठीक है, और केतु है डार्क प्लैनेट, डार्कनेस, कंप्लीट डार्कनेस, जहां जरा सी भी एक किरण मात्र भी नहीं है रोशनी की। जहां पर एक किरण मात्र भी रोशनी की नहीं है, वन रे भी नहीं होता, वहां केतु जिस भाव में बैठता है वहां ऐसी डार्कनेस को स्प्रेड कर देता है, फैला देता है। तो इसलिए जो है, अब यहां पर ग्रहों की शांति ध्यान योग से होती नहीं है। होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि ज्योतिष यही चाहता है, ग्रह यही चाहते हैं कि आप मोक्ष मार्गी बन जाओ। ग्रह यही चाहते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य कैवल्य होना चाहिए। ग्रह यही चाहते, इसीलिए बहुत ज्योतिषों ने, के.एन. राव जी ने भी अपनी किताबों में लिखा है, योगियों के ऊपर ग्रहों का प्रभाव नहीं होता, ऐसा भी लिखा है। योगियों के ऊपर ग्रहों का प्रभाव नहीं रहता। ठीक, क्यों नहीं रहता? क्योंकि भाई ग्रह जो भी, अब शुक्र है, अगर हम सांसारिक, क्योंकि ग्रहों के आध्यात्मिक पक्ष भी होते हैं, पहले तो यह समझना चाहिए। हम ग्रहों के आध्यात्मिक पक्ष नहीं देखते। ठीक, तो वीनस है, शुक्र है, तो वो लग्जरी लाइफ, ऐशो आराम की जिंदगी, अच्छा विवाह और पैसा बहुत, इन सभी चीजों को शुक्र दिखाता है। लेकिन शुक्र आध्यात्मिक भी है। फिर साथ में बृहस्पति है, सूर्य तो आध्यात्मिक ग्रह ही होता है, आत्मा कारक होता है। वो जो आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं, सूर्य उनके लिए अच्छा ही होता है। और सूर्य ग्रह में क्रूरता होती है। क्रूरता होती है, जिस भाव में बैठेगा उस भाव से समस्याएं जरूर देता है, वहां से प्रॉब्लम जरूर देता है। जहां दृष्टि डालेगा वहां पर अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देता है। और अगर अच्छी पोजीशन में है, उच्च का है, मूल त्रिकोण का है, तो फिर मान प्रतिष्ठा भी देता है, नाम भी देता है, और आपसे अच्छे कार्य भी करवाता है। तो ये सारी बातें होती हैं। तो ग्रहों, अब कुल मिलाकर अगर एक, मतलब कि अगर हम इन नटशेल, अगर सारांश में, संक्षेप में अगर हम ये कहना चाहें, तो जो हमारी जन्म कुंडली के जो ग्रह हैं वो एक बात समझाते हैं कि भैया तुम अनसेटिस्फाइड रहोगे लाइफ में। कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जीवन में, कोई ना कोई ऐसा पक्ष होगा। हो सकता है कि किसी का पारिवारिक जीवन अच्छा हो जाए, वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा हो जाए, तो उसका सामाजिक जीवन, उसके अंदर फिर सामाजिक पहचान बनना या सामाजिक जीवन अच्छे से जीना, उसमें कई कमियां आ सकती।
हो सकता है कि पिता का पक्ष बहुत खराब हो जाए, हो सकता है माता का पक्ष खराब हो जाए, हो सकता है कि आप बहुत अच्छे, आपका पारिवारिक जीवन भी बहुत अच्छा है, आपका सोशल लाइफ भी बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि आपके सगे भाई ही आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाए। तो कहीं ना कहीं डेंट जाएगा लाइफ में, कहीं ना कहीं डेंट तो जाएगा ही जाएगा। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस संसार के अंदर जिसके लाइफ में कहीं ना कोई डेंट ना हो। डेंट कहने का मतलब वो गाड़ी में लग जाता है ना ठोकर, तो धंस जाता है, उसका कुछ हिस्सा दब जाता है, उसको डेंट बोलते हैं। तो आपको लाइफ में ऐसा आप सोचोगे कि कहीं कोई डेंट ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। तो डेंट तो रहने ही वाला है, डेंट तो होने ही वाला है। नो चांस कि लाइफ में डेंट ना रहे। और बस अब आपको डेंट देखना है, डेंट देखना है। अगर कि डेंट कहां है, तो अपने केतु को देख लो कि आपकी जन्म कुंडली में केतु कहां बैठा हुआ है, राहु कहां बैठा हुआ है। राहु कहां बैठा हुआ है, केतु कहां बैठा है। जिस हाउस में राहु बैठा हुआ है, जिस घर में राहु बैठा हुआ है, उस घर के प्रति सचेत हो जाओ, सचेत रहो, कॉन्शियस रहो उस घर के प्रति जहां भी राहु बैठा हुआ, क्योंकि उसमें बहुत ही एक्सीडेंटल केसेस होने के चांसेस हैं, बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं घटेंगी। हाँ, पॉजिटिव भी घटेंगी। राहु है तो राहु पॉजिटिव रिजल्ट भी देता है, लेकिन राहु कैसा है, राहु का नेचर है फॉग। राहु का नेचर है अगर रोशनी बहुत तेज हो जाए तो आप देख नहीं पाओगे, सही से नहीं देख पाओगे। ठीक है, अगर एक बैलेंस लाइट होगा तभी आप उस प्रकाश में देख पाओगे। तो इसीलिए तो इंद्रियों की द्वारा जो अनुभूतियां हो रही हैं वो बहुत सीमित हैं। इंद्रियों के द्वारा जो अनुभूतियां हो रही हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। और फिर कहोगे कि हमें जो दिखाई देता है हम उसी को मानते हैं, तो तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। तुम्हें जो दिखाई देता है अगर तुम उसी को मानते हो तो यू आर कंप्लीटली अनइंटेलेक्चुअल। बुद्धि का कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, मतलब तुम बुद्धि का इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि जो हमें नहीं दिखाई देता हम वो भी देख लें। तो कई बार ये जो डायलॉग है ना कि हमको जो दिखाई देता है हम उसी में विश्वास करते हैं, उसी को मानते हैं, तो इसका मतलब कि अब दिखाई तो लिमिटेड देता है, आंखों की अपनी सीमा है। ठीक है, इंद्रियां सीमित रूप में देखती हैं, इंद्रियां मिथ्या ग्रहण करती हैं। इसलिए कहा गया इंद्रिय जगत माया है, गो गोचर जहन लग में न जाई, सो सब माया जानो हूं भाई, गोस्वामी तुलसीदास जी का। तो इंद्रियों के द्वारा जो वर्ल्ड हमें परसीव हो रहा है दैट इज नॉट कंप्लीट ट्रुथ। वो बिल्कुल वैसे ही है, लाल चश्मा पहनोगे तो सब कुछ लाल दिखाई देगा, हरा पहनोगे तो हरा, नीला पहनोगे तो नीला। तो इंद्रियां भी अपने ही अकॉर्डिंग दुनिया को, संसार को हमारे सामने प्रकट कर रही होती है। तो अब राहु क्या है, राहु माया है, राहु का नेचर इल्यूजिव है। इल्यूजिव है तो फिर एक बार क्या हुआ, दुर्योधन जो है वो, कोई महाभारत में बताते हैं ना कि एक पांडवों ने भी एक इंद्रप्रस्थ बनाया, उसमें कुछ मायावी नगरी उन्होंने बना दी एक, और उसमें जो है दुर्योधन को लगा कि भाई सामने जो है मैं चला जाऊंगा, बड़ा सुंदर कालीन बिछा हुआ है और मैं इस पे कालीन पे जो है मखमली कालीन बिछा है उस पर चल के जाऊंगा, लेकिन जैसे उतरा तो पानी में गिर गया, पानी दिख नहीं रहा था। तो राहु ऐसा कर देता है, राहु किसी को चने के झाड़ पे चढ़ाता है और धड़ाम से गिरा भी देता है, चलो बेटा तुमने बहुत मजे ले लिए, अब नीचे आ जाओ। ठीक है, राहु का नेचर फॉगी है। फॉग में आप अगर चल रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, स्पेशली व्हेन यू आर ड्राइविंग इन फॉग, कभी आप दिल्ली से अमृतसर चले जाओ, लुधियाना चले जाओ जनवरी के मौसम में, और भी रात को देखो कितना फॉग मिलता है हाईवे पर। पंजाब साइड अगर आप दिल्ली से निकल जाओ तो फॉग खूब मिलेगा और फिर चलना मुश्किल। आप नहीं, ऐसे तो गाड़ियां चाहती है कि हम थोड़ा आगे निकल जाए, लेकिन हर गाड़ी चाहेगी कि हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आगे इसको जाने दो, पीछे हम चलते हैं, कुछ भी होगा तो पहले इसके साथ होगा, तब तक हमें बचने का मौका मिलेगा। तो सारी गाड़ियां पीछे चलना चाहती हैं। जब फॉग हो जाता है ना
तो सारी गाड़ियां पीछे चलना चाहती हैं। तो राहु जिस घर में बैठता है उस हाउस से संबंधित जितने भी मैटर्स होते हैं उसमें आपको बहुत फोकस बनाने की जरूरत है, बहुत सचेत होने की जरूरत है। कोई बिना मतलब के आपका मान सम्मान कर रहा है तो थोड़ा सा डरने की, अगर राहु लग्न में है, बहुत ज्यादा मान सम्मान लेने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल बन के रहिए, ठीक है। तो राहु जो है फिर ऐसे समस्या है, जिस भी घर में बैठ गया, शादी में बैठ गया भैया कॉन्शियस हो जाओ, ऐसे शादी करवाएगा और ऐसे तलाक करवाएगा, 7th हाउस में बैठ गया तो, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी राहु देता है, ऐसी बात नहीं है। जिस हाउस में बैठता है उस हाउस का भला करता है। आपको सचेत रहने की जरूरत है, कॉन्शियस होने की जरूरत है। बुध, मंगल, बृहस्पति राहु को कंट्रोल कर लेते हैं। अगर ये 3 ग्रह जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो राहु अच्छा हो जाता है। दूसरा, राहु को अच्छा करने के लिए फोकस जरूरी है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अगर आपका हाई है और फोकस अच्छा है, फोकस अच्छा है तो राहु कंट्रोल होगा। राहु देता भी बहुत कुछ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो एक कॉमन सिम्टम है राहु का, अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों ही स्थिति में जब भी राहु की दशा आएगी ओवर थिंकिंग जरूर होगा। ओवर थिंकिंग, हाँ, हो सकता है कि राहु बहुत खराब है तो नेगेटिव ओवर थिंकिंग होगा, सुसाइड कर लेते हैं, कुछ नेगेटिव कर देते हैं, किसी को मार देते हैं, क्राइम करने के थॉट्स आ सकते हैं, सुसाइड करने के थॉट्स आ सकते हैं। तो इनकी थॉट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है राहु की दशा में अगर खराब है। स्पेशली अगर राहु तीसरे और 8वें भाव के स्वामी के साथ अगर बैठता है, और मान लीजिए कि तीसरे और 8वें भाव का स्वामी कोई एक ग्रह बन गया और उसके साथ राहु बैठ गया, तो कई बार ये क्रिमिनल बना देता है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियां भी पैदा कर देगा कि जहां पर वो व्यक्ति क्राइम कमिट कर जाए, ऐसी होने के चांसेस बढ़ जाती हैं। तो ये अब राहु है, तो इसलिए राहु को अगर कंट्रोल करना है तो ओवर थिंकिंग, ओवर आइडियाज, ओवर इमेजिनेशन ये पक्का देगा, अच्छा हो चाहे बुरा हो। अब अलग अलग ग्रहों के साथ बैठेगा, मंगल के साथ बैठेगा तो रक्त विकार भी दे सकता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स दे सकता है, या फिर शुक्र के साथ बैठेगा तो दूसरी प्रॉब्लम, डिसऑर्डर्स दे सकता है, और कई तरह की प्रॉब्लम दे सकता है। तो इस तरह की चीजें राहु के साथ होती हैं। तो राहु इज ए फॉग, इल्यूसिव, लेकिन जो केतु है कंप्लीट डार्कनेस है, कंप्लीट डार्कनेस, वहां कोई रोशनी नहीं है, वहां फॉग भी नहीं है, ठीक। तो राहु जहां भी बैठता है वहां से हमें सचेत रहना चाहिए, हमें लेकिन मन क्या कहेगा कि चलो दौड़ लगाते हैं, राहु दौड़ लगवाता है, चलो भागते हैं, हाँ, चलो ये करके दिखाते हैं, चलो अरे मेरा तो खूब नाम होना चाहिए, मेरा तो खूब ये होना चाहिए, मेरा तो खूब, राहु सपने खूब दिखाता है। जिस हाउस में राहु होगा उस हाउस से आप सपने देखना शुरू कर दोगे। 5th हाउस में है तो कई लोग अफेयर के सपने देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अब राहु उस भाव से सपने बहुत दिखाएगा, इमेजिनेशन बहुत देगा, थॉट्स बहुत देगा, और कभी कुछ अच्छा भी कर देगा, ऐसी बात नहीं, कभी कभी लगेगा वाह कर दिया इसने बहुत अच्छा। लेकिन राहु कंट्रोल होता है अगर आपका फोकस अच्छा है, और फोकस के लिए ध्यान योग करना पड़ेगा। अगर आप ठहरना जानते हो, अगर आप रुकना जानते हो, अगर आप एक कदम पीछे चलना जानते हो तो आप राहु को कंट्रोल कर लो। ज्ञान, बुद्धि और पराक्रम, गुरु, बुध और मंगल, ये 3 ग्रह, ज्ञान, बुद्धि और पराक्रम, इन तीनों से राहु को कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है। और जिनका बुध ग्रह अच्छा हो, बुध के ऊपर शुक्र का प्रकाश नहीं पड़ना चाहिए, तो वो अच्छा ही रिजल्ट देता है। तो अगर बुध ग्रह अच्छा है तो फिर बुध अच्छा हो, मंगल अच्छा हो और ज्ञान, गुरु अच्छा हो, ये 3 ग्रहों की सहायता मिल जाए, या फिर आप समझ लीजिए, मैं कहूंगा ग्रह अच्छा हो ऐसी बात नहीं है, आप इन 3 चीजों का सहायता लीजिए, नॉलेज, इंटेलेक्ट, नॉलेज, इंटेलेक्ट एंड करेज,
मंगल। इन 3 चीजों को अगर आप मेंटेन रखेंगे तो राहु भी कंट्रोल में आता रहेगा। और बैकफुट होना, हनुमान जी, बजरंग बली की पूजा क्यों होती है राहु के लिए? क्योंकि हनुमान जी बन जाओ। अगर राहु को चाहते हो कि राहु समर्थन में आ जाए तो हनुमान जी बनना सीखो। कौन है हनुमान जी? जब देवी सुरसा ने जब चैलेंज किया, सुरसा राक्षसी वेश में समंदर, जब सुंदरकांड में वर्णन आता है, जब वहां पर, अभी सुंदरकांड में गया था मैं, वहां पर मुझे सुंदरकांड के बारे में बोला भी मैंने। तो सुंदरकांड में आता है कि जब सुरसा जो है अपना बड़ा सा मुंह निकालती है 8 योजन का, हनुमान जी 16 योजन हो जाते हैं। सुरसा 32 योजन हो जाती है, हनुमान जी 64 योजन हो जाते हैं। फिर हनुमान जी सोचते हैं इससे कंपटीशन कौन करेगा, मेरा टाइम खराब कर रही है, मैं छोटा हो जाता हूं, तुम बड़ी रहो, मैं छोटा हो जाता हूं। जहां ये एक्सेप्ट कर लिया, राहु शांत हो गया। जहां आपने एक्सपेक्ट कर लिया मैं छोटा होने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू बी स्मॉल, जहां आपने ये एक्सेप्ट कर लिया वहां राहु शांत हो गया। ठीक है, तो छोटा होने के लिए हनुमान जी ने तैयार, लघु रूप धारण किया, सुरसा के मुंह में गए, बाहर आ गए। ऐसे राहु शांत होता है। वही की बात कि जब फॉग में जब आप गाड़ी चला रहे हैं, कभी ड्राइविंग अगर आपने की हो, मैंने तो की है इसलिए मैं मुझे अनुभव बता रहा हूं, दिल्ली से लुधियाना या फिर अमृतसर आप निकल जाओ, चंडीगढ़ आप निकल जाओ, तो आपको बहुत फॉग मिलेगा रास्ते में। जनवरी में, लास्ट दिसंबर का और जनवरी का महीना हो तो आपको बहुत फॉग मिलेगा, और उस फॉग में आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको आगे भागने की जरूरत, कोशिश नहीं करनी चाहिए, ओवरटेक कभी नहीं करना चाहिए, पीछे रहने की कोशिश करो। अगर पीछे रहने की कोशिश करोगे तो जहां पहुंचना है वहां सही सलामत पहुंच जाओगे। और अगर फॉग में भागने की कोशिश करोगे तो पहले तो लगेगा कि रास्ता खुला है, मैं तेजी से भाग रहा हूं, लेकिन अचानक से कुछ हो जाएगा, अचानक से कुछ हो जाएगा। तो यह है राहु। ठीक है, और पीछे रहने के लिए ठहराव जरूरी है, आपके भीतर ठहराव, तो फिर जो है आपको बिना ध्यान योग के कहां से होगा, कैसे बुद्धि को बल मिलेगा, कैसे बृहस्पति, तो ध्यान योग तो जरूरी है, ध्यान योग तो जरूरी है। लेकिन एक बात जरूर जान लीजिए कि राहु जिस भी भाव में है, अगर आपने मेंटेन कर लिया तो एक बहुत बड़ा सक्सेस भी देता है, जीवन में सफलता देता है, और उस भाव से संबंधित सारी इच्छाओं को पूर्ण भी करता है, उस भाव से संबंधित इच्छाओं की पूर्ति भी कर देता है। लेकिन आपको सचेत तो रहना पड़ेगा। अगर सोचोगे बहुत ज्यादा और सोचोगे कि भाई कल्पनाएं करोगे, अपने 7th हाउस में है और कल्पना करोगे कि मेरी ऐसी शादी हो जाए, मेरी वैसी शादी हो जाए, नहीं, बोलो कि मुझे पीछे रहना है, बोलो कि मुझे बैकफुट जाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा बैक बेंचर बन जाओ थोड़ी देर के लिए, तो राहु देव जो है कहेंगे ठीक है भैया चल, तू ज्यादा उछलता नहीं है, क्योंकि जो ज्यादा उछलता है उसके लिए राहु बड़े खतरनाक हो जाते हैं। और राहु की जब भी दशा चले लोग उछलना शुरू कर देते हैं, ज्यादातर ऐसा देखा गया, और फिर नुकसान होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए राहु, और इसलिए ध्यान जरूरी है, क्योंकि ध्यान आपको ठहराता है, थॉट्स को कंट्रोल करता है, आइडियाज को कंट्रोल करता है। अब आगे आ जाते हैं हम, किसी ने पूछा राहु केतु, तो मैं इसी पर ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं। केतु जहां भी बैठेगा उस लाइफ में, उस मैटर्स में आपको डेंट दे ही देगा। कहोगे केतु का उपाय कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा उपाय केतु का नहीं होता है। केतु का यही उपाय है कि जिस भी घर में बैठ गया, उस घर से संबंधित विषयों में, उस घर से संबंधित जो सांसारिक उपलब्धि है उससे अपना मुंह मोड़ लो, इग्नोर करो, छोड़ो, जैसा है उसको रहने दो, वैसा ठीक है, जो है जैसा है रहने दो। लाइफ में दूसरे बहुत सारे हाउसेस हैं ना, उस पर काम करो। जहां राहु बैठा है उसके प्रति सचेत हो जाओ, वहां काम करो। जहां शनि देव बैठे वहां से काम करो। तो शनि के अंदर भी राहु और केतु दोनों का एक कैरेक्टर शनि के अंदर पाया जाता है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सा शनि केतु जैसा भी है, थोड़ा सा, और शनि थोड़ा सा राहु जैसा भी है। तो अब जो है
ये बात समझना है, केतु देव जहां बैठ गए वहां झंडा गड़ गया, वहां जो है झंडा गड़ गया। उस भाव से संबंधित जो भी रिजल्ट्स है वो चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है। एक उपाय है उसका, केतु डिटैचमेंट का ग्रह है, वो चाहता है कि आप डिटैच हो जाओ, वो चाहता है छोड़ो ना इस संसार को, मोक्ष मार्ग, मोक्ष के रास्ते पे चलो। तो केतु का तो मोक्ष हो गया था, भगवान विष्णु ने उसको उसका गला काट दिया, तो राहु अलग केतु अलग। तो केतु इज कंप्लीट डार्कनेस, कंप्लीट डार्कनेस। इसका मतलब ये नहीं कि केतु कुछ देता नहीं है, बहुत कुछ देता है। कई बार केतु तो लोगों को गड़ा हुआ पैसा दे देता है, गड़ा हुआ धन, छुपा हुआ धन अचानक से लाइक जीवन में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उस धन में तुमने आसक्ति रखी तो फिर गया काम से सब, फिर सब चला भी जाएगा। तो केतु देव का कहना है कि भाई पैसे कमाओ, आगे बढ़ो, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, ठीक है। अगर अपने लिए कर रहे हो तो गया सब काम से। तो केतु देव का कहना है कि तुम जो है पैसे कमाओ या जो भी जीवन में कर रहे हो वो अपने लिए मत करो, दूसरों के लिए करो, स्वयं के लिए मत करो। नाम कमाओ, खुद के लिए मत कमाओ, धन कमाओ, खुद के लिए मत कमाओ। अगर खुद के लिए कर रहे हो तो केतु देव नाराज हो जाते हैं, और जिस हाउस से बैठे हो वहां पर डेंट रहेगा, वहां से कमी रहेगी। और जिस प्लैनेट्स के साथ बैठ गए उनको भी डार्कनेस दे देते हैं। अगर शुक्र के साथ बैठ गए तो डार्कनेस वीनस को दे देंगे, मंगल के साथ बैठे तो उसको भी डार्कनेस दे देंगे, सूर्य के साथ बैठे तो उसको भी थोड़ा सा डार्कनेस दे देंगे, और सूर्य की एनर्जी को डाउन कर देंगे। ज़्यादातर सूर्य केतु किसी कुंडली में हो तो अर्ली एज में फादर की डेथ देखी जाती है। हालांकि और भी सिचुएशन बनते हैं कि फादर की डेथ हो जाए अर्ली एज में, लेकिन सूर्य केतु अगर है तो काफ़ी चांसेस होता है कि फादर की डेथ जल्दी हो जाती है आपकी एज के अनुसार। तो आपकी एज के अनुसार मान लीजिए कि अब किसी घर में किसी कोई माता पिता है, उनके 10 बच्चे, तो छोटा बच्चे के हो सकता है कि सूर्य केतु हो जाए, जब तक वो अभी छोटा ही रहेगा, लेकिन फादर केस तो ज़्यादा हो गई है ना, तो डेथ हो जाए, उसे कम उसके उसके कम एज में ही फादर की डेथ हो जाए, ऐसी भी चीज़ें हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं सोचना है कि उनकी कम एज में, मतलब कि जिसके कुंडली में है उसका कम उम्र होगा और फादर की डेथ हो सकती है, ऐसी संभावनाएं बढ़ जाती हैं सूर्य केतु होने से। इसी तरह से केतु जहां भी बैठा वहां पर उसने कहा कि मैंने झंडा गाड़ दिया, जो करना है कर लो, कुछ नहीं होने वाला। होगा कब? जब तुम डिटैचमेंट रखो, उस भाव से डिटैचमेंट रखो, उस भाव के प्रति सर्विस की भावना रखो, सर्विस की भावना रखो, सेवा की भावना रखो। अगर शुक्र केतु है तो प्रेम मत मांगो, प्रेम मत मांगो, प्रेम देना सीखो, बल्कि मांगना मत सीखो। शुक्र केतु है तो लग्जरी भी मत मांगो कि मुझे लग्जरी चाहिए। किसी को हम कैसे लग्जरी दे सकते हैं ये सोचो, किसी को हम कैसे, कोई आदमी पैसा कमा सकता है, इसमें हम कैसे किसी की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, जेन्युइनली पूरे हृदय से। तो शुक्र केतु आपके लिए अच्छा होना शुरू हो जाएगा, शुक्र केतु जो है वो आपके लिए बेहतर होना शुरू हो जाएगा फिर। तो शुक्र केतु ये बड़ा ही, और ऐसे और भी मंगल केतु है, बुध केतु है, तो बुद्धि के लिए, बुद्धि में एक डार्कनेस देता है, क्रिएटिविटी को कम कर देगा, कम्युनिकेशन स्किल्स को खराब कर देगा। शनि केतु है तो शापित योग बन जाता है, एक तो शनि वैसे ही स्लो मूविंग प्लेनेट है, वो और हर्डल्स डाल देगा, और गलती से कहीं 12वें भाव में है तो जेल वेल भी बिठा देगा ले जाकर, ठीक है। तो इस तरह से ये योग केतु के कारण, तो केतु एक ऐसा प्लेनेट है, केतु एक ऐसा, आप देख लो अपनी जन्म कुंडली में जिस भाव में केतु बैठा होगा वहां से आपको डेंट मिलेगा। और अगर आपने सोच बदल ली उस भाव के प्रति, अगर आपने सोच बदल ली,
अगर आपने अपनी सोच बदल ली, अपनी थिंकिंग चेंज कर ली, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे उस भाव से संबंधित। केतु आपको अच्छे रिजल्ट्स देने लगेगा। केतु आपको अच्छे रिजल्ट्स देने लगेगा, अच्छे परिणाम देने लगेगा। अगर आपने उस भाव से उम्मीदें कम कर ली या खत्म कर ली, और सबसे बड़ी बात, अगर आप चाहते हैं कि राहु केतु आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे, बहुत ही अच्छा आपको परिणाम दे, आपके जन्म में, आपके जीवन में सारे ग्रहों का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिले, तो एक बात हमेशा ध्यान रखो कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। आपके जीवन का लक्ष्य केतु है। आपके जीवन का लक्ष्य मोक्ष है। आपके जीवन का लक्ष्य कैवल्य है। तो पहले के गुरुकुलों में बहुत अच्छे से समझाया जाता था कि जीवन क्या है। जीवन क्या है, पहले के गुरुकुलों में समझा दिया जाता था कि लाइफ टीचिंग दी जाती थी ताकि व्यक्ति अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। आजकल बस हम पढ़ाई करते हैं, नौकरी के लिए करते हैं। हम लाइफ को अच्छा करने के लिए कहां करते हैं? बस नौकरी हमको चाहिए, जॉब चाहिए, हमको बिजनेस करना है, बस वहीं तक हमारी पढ़ाई लिखाई सीमित है। इसीलिए इतनी दुर्व्यवस्था है। बाहर आपने बहुत मेंटेन कर रहे हैं लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। हम अगर अपने ही देश की बात करें तो पहले की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर कितना आगे बढ़ चुका है, कितना डेवलप हो चुका है, टेक्नोलॉजीज कितनी डेवलप होगी, लेकिन लोगों की जो लाइफ है, जो इंटरनल लाइफ है, वो डिस्टर्ब हो रही है। वो डिस्टर्ब हो रही हैं। ठीक है, लेकिन जानते हैं केतु की सबसे बड़ी खासियत क्या है? कि व्यक्ति को अपने जीवन का सबसे बड़ा कंप्लेन उसी भाव से होगा जिस भाव में केतु होगा, और जिस उस ग्रह से संबंधित होगा जिस ग्रह के साथ केतु बैठ गया है। उस ग्रह से संबंधित होगा जिस ग्रह के साथ केतु बैठ गया है। आपके लाइफ का सबसे बड़ा कंप्लेन वहीं से होगा। जहां केतु बैठा होगा ना, वहां से कंप्लेन्स जुड़ जाएंगी। आप कंप्लेनिंग रहोगे कि भाई ये मेरे लाइफ में ये चीज अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा होता तो मेरा लाइफ कितना अच्छा हो। किसी के थर्ड हाउस में केतु है तो देखा मेरे छोटे भाई बहन होते हैं, भाई बहनों का मुझे सपोर्ट होता तो कितना अच्छा होता, और मेरे मित्र होते कई और सपोर्ट होता, क्योंकि सहज भाव है। वहां से हम मित्रों को भी देखते हैं, फॉलोअर्स को भी देखते हैं, और भाइयों को भी देखते हैं, छोटे भाई बहनों को भी देखते हैं, सिबलिंग्स को भी देखते हैं। तो फिर अगर हम वो सब होता तो कितना बढ़िया होता, कितना अच्छा होता। और वहां से रिलेटेड कंप्लेंट्स दिमाग में हमेशा बनी रहेंगी, हमेशा बनी रहेंगी। ये लाइफ में बहुत बड़ी कमी हो गई, ये ऐसा होना चाहिए था, ये क्यों नहीं हो रहा है। लाख कोशिश करने, अब हो भी नहीं सकता है, वो आपके हाथ में नहीं है। वैसे केतु 7th में चला गया या शुक्र के साथ, बस कंप्लेन रहेगा लाइफ पार्टनर को लेकर, लव रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन केतु के फॉर्म में कोई चीज आए और उसको हम एक्सेप्ट कर ले, तो चीजें ऐसे चेंज होंगी, मिस्टीरियस वे में चीजें चेंज होनी शुरू हो जाती है। केतु रहस्यमय ढंग से चीजों को देता है। जहां से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगा वहीं से केतु निकाल कर देता है। जहां से कोई आशा नहीं होगी आपको, वहीं से केतु चीजें निकाल कर आपको देना शुरू कर देता है। यह केतु का नेचर है। लेकिन केतु चाहता नहीं है ये। केतु चाहता है कि आप डिटैच हो जाओ। केतु चाहता है कि आप मांगो ही मत, डिमांडिंग रहो ही मत। केतु चाहता है बस ध्यान में मगन रहो, कैवल्य को अपना लक्ष्य बनाओ, मोक्ष को अपना लक्ष्य बनाओ, और तुम्हारे पास जो भी आता है तुम बांटो, दे दो सबको। ठीक है, तो केतु इस तरह का व्यवहार, केतु अकेलापन भी देता है। केतु अकेलापन भी देता है, और केतु अकेला, लोग अकेलापन अच्छा भी पसंद भी करने लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, सूर्य के साथ, सूर्य के प्रभाव के कारण भी कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं। तो केतु जो है एक डेंट है, और वहां उस जिस भाव में बैठ जाएगा वहां से कंप्लेन तो लाइफ में रहेगी ही रहेगी। लेकिन अगर आपने स्वीकार कर लिया कि मैं इस स्थिति को, परिस्थिति को एक्सेप्ट करता हूं, स्वीकार करता हूं, लेकिन होता नहीं है। ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि नहीं, ये जो कमी है, ये जो कमी बन रही है, ये कमी दूर हो जाए, ये कमी खत्म हो जाए। नहीं,
बल्कि आप उसे स्वीकार करो। केतु चाहता है कि एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, लेकिन दिमाग में वही चलता रहेगा। और खासकर राहु की जब दशा चलेगी तो केतु जिस घर में होगा उस घर से संबंधित विचार और आएंगे, उस घर से संबंधित थॉट्स और आएंगे, आपको और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो इसीलिए आपको जो है इस बात को समझना है। और केतु चाहता है कि आप मोक्ष मार्गी बनो, कैवल्य मार्गी बनो, ध्यान योग पर चलो। आप बहुत ज्यादा लोगों से उम्मीदें मत रखो। तो केतु जो है वो उस तरह, केतु कार्मिक साइकिल को भी दिखाता है कि कई चीजें हमारे पिछले जन्मों से आती हैं, कई चीजें पिछले जन्मों से हमें आ रही हैं। तो केतु एक प्रारब्ध का भोग भी दिखाता है कि प्रारब्ध से हमारे लाइफ में कुछ घटनाएं घट रही हैं जो नेगेटिव फॉर्म में हो रही। तो हमें वो स्वीकार करते हुए बस आगे बढ़ जाना है, जीवन में आगे की ओर बढ़ना है, जीवन में आगे की ओर चलना है। और अगर हम चलते हैं और वास्तव में अगर हमने अपने जीवन का उद्देश्य मोक्ष बना लिया है, जीवन का उद्देश्य कैवल्य बना लिया है, ठीक है, तो फिर जो है केतु देव और भी ज्यादा हमारे लिए लाभदायी हो जाते हैं। अगर आपके जीवन का उद्देश्य कैवल्य है तो सारे ग्रह ही पॉजिटिव कहा जाता है, सारे ग्रह ही पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। सारे ग्रह ही पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य मोक्ष बनाया है, झूठ मूठ का नहीं, मान्यता में नहीं, जो जीवन के मर्म को सही से समझ गए हैं और उनको समझ में आ गया है कि चीजें यहां पर क्षणिक हैं और प्रकृति बिल्कुल। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया आपको कि दो बातें स्वीकार कर लो। एक तो यह स्वीकार कर लो कि जीवन में कर्म से प्रारब्ध के रूप में हमारे जीवन में जो भी चीजें आ रही हैं वो, और दूसरी चीज, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट हो, बड़े से बड़ा पैसे वाला हो, बड़े से बड़ा एक्टर, नेता, अभिनेता, कुछ भी हो, वो प्रकृति उसे अनसेटिस्फाइड रखेगी। यह प्रकृति का उद्देश्य है, आपको अनसेटिस्फाइड रखना। दिस इज द रूल ऑफ नेचर। यह उसका टारगेट है कि आपको असंतुष्ट ही रखना है। अब संतुष्ट कैसे करेगी भाई? रास्ता बदलो। प्रकृति का उद्देश्य दो है ना, भोग और अपवर्ग। भोग के साइड जा रहे हो तो आपको असंतुष्ट रखना उसका उद्देश्य है। ये वो टारगेट लेके बैठिए कि मैं तुमको असंतुष्ट रखूंगी, किसी ना किसी मामले में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहेगा। और अगर आपने मोक्ष मार्गी बन गए तो फिर पूर्ण संतोष मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो ग्रह जो हैं, अगर हम पूरा अगर ज्योतिष के ग्रहों को देखते हैं तो वो ग्रह भी हमें यही समझाते हैं कि तुम योग के मार्ग पर चलो, तुम्हारे द्वारा लोगों का कल्याण हो सके, लोगों का भला हो सके। और जो है तुम योग के मार्ग पर चलो, डिटैचमेंट के पाथ पर चलो, वैराग्य के पाथ पर चलो और जीवन के सही मर्म को समझो। तो पहले के जो गुरुकुल हुआ करते थे वो वैसे ही ट्रेनिंग दे दिया करते थे। उसके बाद आदमी अपने गृहस्थ जीवन में भी जाता था तो उसको पता होता था कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो फिर केतु देव उनको सांसारिक उपलब्धियां भी सारा देना शुरू कर देते, सारी की सारी सांसारिक उपलब्धियां भी देना शुरू कर देते केतुदेव। ऐसा नहीं केतुदेव सांसारिक उपलब्धियां नहीं देते, देते हैं, बहुत देते हैं, छप्पर फाड़ के देते हैं। लेकिन व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्य जीवन का मोक्ष है, योग है, तो केतु और सारे ग्रह आपको बहुत तरीके से बहुत सारे अच्छे परिणाम देना शुरू कर देते हैं। हाँ, कुछ ग्रह ऐसे हो सकते हैं कि किसी तरह से थोड़ा सा हमें नुकसान देना शुरू करें। अब ये समझना पड़ता है। देखिए, प्रकृति का सम्मान कैसे करना है। आप योगी हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप डिटैच होइए, लेकिन आप प्रकृति का अपमान मत करिए। प्रकृति का अपमान मत करिए, आप ध्यान रखिएगा। प्रकृति के अंगों का सम्मान ही करिए और उसके प्रयोजन को जानिए। प्रत्येक वस्तु का क्या प्रयोजन है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, अगर ये चल रहा है तो इसका भी कुछ प्रयोजन है और इसका भी प्रयोजन आपको मोक्ष मार्ग पर ले जाना है। लेकिन आप इसी में फंसे रहना चाहते हो, इसी को सिर्फ उपलब्ध करना चाहते हो।
तो फिर समस्या पैदा हो जाएगी। केतु कहता है कि नहीं, ये आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आप अगर भोगों को भी भोगते हो तो समझकर भोगते हो। इसलिए तो कहा गया वास्तव में भोगों को भोगता कौन है? योगी ही भोगों को भोगते हैं। योगी ही भोगों को भोगते हैं। तो यह विषय हमें समझ में आना चाहिए। अगर हमें इसकी समझ है तो भोग भी हमारा नुकसान नहीं पहुंचाते, और हम किसी भोग को इस ढंग से भोगते भी नहीं कि हमें नुकसान पहुंचे, और हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसीलिए साधना, ध्यान योग, ध्यान योग, ठीक है, तो ध्यान योग जो है वो ग्रहों की शांति बहुत अच्छे से कर। आपने जो कहा कि ध्यान, लेकिन सही उद्देश्य से ध्यान योग करो। आत्मा को जानने के लिए ध्यान योग करो, सूर्य ऐसे ही अच्छा होने लगेगा आपका। सूर्य अच्छा परिणाम देने लगेगा। अगर मान लो कि सूर्य नीच का हो रहा है, खराब हो रहा है, बुरा परिणाम दे रहा है, लेकिन अगर आपने ध्यान योग के मार्ग पर आप चले, आत्मज्ञान के मार्ग पर चल पड़े, तो सूर्य देव अपने आप पॉजिटिव रिजल्ट में आने लगेंगे। ठीक है, केतु भी अपने आप, क्योंकि आत्मज्ञान पे मार्ग थे तो संसार की चीजों से ज्यादा मतलब नहीं। अनासक्त भोक्ता, गीता में भी कहीं पर भगवान ने बोला अनासक्त भोक्ता, मतलब अनासक्ति भी है और भोग है भी तो अनासक्ति से है, आसक्ति से नहीं है। तो फिर हालांकि ये अवस्था मैं कहता हूं ये सामान्य अवस्था नहीं है, योगियों के अंदर ही आ सकती है। अनासक्त भोक्ता आम इंसान बन ही नहीं सकता है। जिन्होंने योग साधना की है अच्छे से, वही अनासक्त भोक्ता बन पाते हैं। तो अनासक्त भोक्ता जो लोग होते हैं, केतु उनको देता है, बहुत कुछ देता है। ठीक है, तो इसीलिए केतु कहीं ना कहीं बैठकर डेंट तो दे ही देगा आपके लाइफ में। ठीक है, आप बस अगर आप सही हैं, समझदार हैं, और अपने राहु को राहु मेंटेनेंस है, राहु मैनेजमेंट है, उसको मैनेज करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। मैं कहता हूं अगर राहु अच्छा भी रिजल्ट देने वाला है तो भी मैनेज करना पड़ता है। राहु को अच्छा बुरा समझो ही मत। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध खराब हो गया तो राहु खराब हो गया। ठीक है, क्योंकि राहु को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है, और अगर बुध खराब हो गया तो समझो राहु खराब हो गया। चाहे कितना भी अच्छा दिखाई दे रहा हो, चाहे लग्नेश का मित्र हो, शनि का लग्न बनेगा या शुक्र का लग्न बनेगा तो मित्र बनेगा राहु, लेकिन अगर बुध खराब हो गया तो समझो कि राहु के बुरे परिणाम मिलेंगे। तो इसलिए हाँ देगा, अपने भाव में जहां बैठेगा वहां से देता है राहु, तो देगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कंफ्यूज बहुत करेगा, ओवर कॉन्फिडेंस दे देगा, कभी कुछ दे देगा, ये सब समस्याएं होती हैं। तो ऐसे बहुत कॉम्बिनेशन बनती है। तो मूल प्रकृति अगर हम ग्रहों की समझते हैं, केतु की मूल प्रकृति क्या है, राहु की, इसलिए राहु ओवर थिंकिंग जरूर देता है, इल्यूजन जरूर देता है, स्ट्रेस देता है, तनाव देता है। तो और कई बार अगर पॉजिटिव है तो कुछ पॉजिटिव ओवर थिंकिंग भी दे सकता है। अगर गलत ग्रहों के साथ बैठ गया, आठवें भाव और शत्रु भाव के ग्रहों, तो ग्रहों के साथ कंजंक्शन बना रहा है, युति बना रहा है, तो उस कंडीशन में गलत रास्ते पर ले जाने की संभावना भी राहु बढ़ा देता है। क्राइम करवाने की भी करवा देता है वो। तो जिनको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं चोरी कर कर भी अमीर बन जाऊंगा, तो राहु पैदा करता है ऐसी चीजें। कई बार शनिदेव भी ऐसी चीजें पैदा कर देते अगर बहुत खराब होकर बैठे तो इस तरह से ऐसी बातें होती हैं और ऐसी चीजें होती हैं। तो कभी भी जिस भाव में भी राहु है, उस भाव से संबंधित विषयों में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए कि सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, और बैकफुट होने के लिए तैयार हो तो राहु देव कंट्रोल होने लगेंगे। पीछे चलने, जैसे फॉग में गाड़ियां पीछे चलती हैं कि भाई तू आगे जा मैं पीछे, तू आगे जा मैं पीछे, पीछे जाने की होड़ लगी रहती है वहां पर। तो फॉग में, कोहरे में, तो फिर जो है राहु की दशा में वैसे ही चलना चाहिए, और जिस भाव में राहु है उस भाव से संबंधित विषयों में वैसे ही निर्णय लेने चाहिए। जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। ठीक, तो चलिए इसी के साथ, और ध्यान योग इसमें सहायता करेगा, निर्णय डिस्क्रिमिनेशन में ध्यान योग सहायता करेगा।
तो ध्यान योग तो जैसे कि किसी ने पूछा ध्यान योग से ग्रह शांत होते, सारे ग्रह शांत होते। ध्यान योग से सारे ही ग्रह शांत होते, और सूर्य, राहु, केतु तो विशेष रूप से, चंद्रमा भी। ठीक है, ध्यान योग आत्मबल को बढ़ाता है, मनोबल को बढ़ा देता है, ठहराव देता है, अंदर का आनंद प्रकट करता है, बाहर का नहीं। और अंदर का आनंद केतु का आनंद है। अंदर अंदर जुड़ जाओ, मोक्ष की ओर आगे बढ़ो, देखो जीवन में कितना मजा है, आनंद है। क्या करना बहुत कुछ करके संसार में। लोग अब बहुत सारे बाबा जी लोग हैं, वो खूब बड़े बड़े आश्रम, उनकी महत्वाकांक्षा है मेरे बड़े बड़े आश्रम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ठीक है, हो जाता है, हो जाता है। लेकिन जो सच्चा जो योगी है वो अपने हिसाब से, वो सबसे पहले कि वो योग मार्ग पर चलता रहे, बाकी जो होना है वो होता है। तो इस तरह से आप महत्वाकांक्षी नहीं है सांसारिक मामलों में, तो केतु देव पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देने शुरू कर देते हैं। और केतु का ग्रह, केतु के सारे नकारात्मक रिजल्ट खत्म होने शुरू हो जाते हैं। और केतु तो ऐसे ऐसे रिजल्ट दे देगा कि जो शायद कोई ग्रह नहीं दे सकता है, वो केतु दे सकता है। जो कोई ग्रह नहीं दे सकता वो केतु दे सकता है। लेकिन आपको केतु बनना पड़ेगा, केतु के अनुसार चलना पड़ेगा, और खासकर जिस भाव में बैठा उस भाव के प्रति केतु जैसा व्यवहार रखना पड़ेगा। मतलब डिटैचमेंट नहीं, मतलब है हम दूसरी जगह फोकस करते हैं, हम उसको आगे बढ़ाते हैं। दूसरे भी तो भाव है ना भाई, तो उन पर फोकस कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। ये जैसा है छोड़ो, इसको जैसा है वैसा है हटाओ। और ध्यान योग, अगर आप मोक्ष मार्गी बन गए तो केतु तो प्रसन्न हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। चलिए, तो इसी के साथ हम जो है आगे बढ़ते हैं। और आपके तो ज्योतिष में अगर आप किसी तरह का सहायता चाहते हैं ज्योतिष संबंधी, तो आप संपर्क कर सकते हैं और सहायता ले सकते हैं। ज्योतिष संबंधी एस्ट्रो एनालिसिस करवा सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। लेकिन विश्लेषण भी आध्यात्मिक रूप में ही यहाँ पर होता है, ठीक है, और कर्मों के आधार पर होता है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और ध्यान योग 20 तारीख से ध्यान योग शुरू हो गया है, शुरू होगा 20 सितंबर से। आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो। ध्यान योग ही तो ग्रहों को शांत करता है। मैंने कहा ध्यान योग सारे ही ग्रहों को शांत करता है। तो ध्यान योग शांति अगर चाहिए, ग्रहों को शांत करना है, तो ध्यान योग का कोर्स जरूर कीजिए। और अगर स्वर योग भी साथ में कर लें, ये दोनों कोर्स आपस में काफी टच में है, तो स्वर योग भी कर लें तो फिर तो पूछिए ही मत, बहुत लाभ मिलने वाला है आपको और ग्रहों की शांति और अच्छे से कर पाओगे। अगर ध्यान योग तो है ही, स्वर योग भी जान लो साथ में। तो ध्यान योग, अगर आप अपने सारे ग्रहों को शांत करना चाहते हैं, राहु केतु का सकारात्मक परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो ध्यान योग का कोर्स अवश्य 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 करिए। ये 20 सितंबर से शुरू हो रहा है, ठीक ना। ज्योतिष भी यही कहता है कि मनुष्य को मोक्ष मार्गी होना चाहिए। हमारे ग्रह यही समझाते हैं कि मोक्ष मार्गी होना चाहिए, ठीक है। वहीं पर पूर्णता प्राप्त होगी, वहीं पर पूर्ण संतोष मिलेगा, वहीं पर जीवत्व की सारी वो पूर्ण काम होगा, सारी कामनाएं खत्म होंगी, खत्म नहीं होंगी, पूर्ण होंगी, उसी कोई कामना रहेगी ही नहीं, ऐसी अवस्था में वो पहुंचेगा। तो ये है, तो ध्यान योग का यह कोर्स 20 सितंबर से शुरू हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण कोर्स है और यह जो है आप ज्वाइन कर इसका पूर्ण लाभ उठाइए, ठीक। तो ज्वाइनिंग शुरू है, ध्यान योग का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ स्वर योग के लिए मेरे स्वर योग का कोर्स शुरू हो चुका है। स्वर योग का कोर्स 2 सितंबर से शुरू हो चुका है। 5 तारीख तक हम इसमें ज्वाइनिंग लेंगे, 5 के बाद ज्वाइनिंग बंद। अगर आपको ज्वाइन करना है, अभी भी आप चाहते हैं कि हम ज्वाइन कर ले, 5 तारीख तक ज्वाइन कर ले, उसके बाद नहीं होगा, ठीक है जी। चलिए, तो इन बातों को समझें। आपके कमेंट्स हम देख लेते हैं। अब कमेंट्स लोगों के क्या हैं। राजू पाल जी, सृजनी महंता जी, गंभीर शाह जी, संतोष कुमार जी, ज्ञानेंद्र भाटी जी, गीता जी, गुमानाराम चौहान जी, शर्मा मनोज जी, स्मिता सावंत जी, बहुत अभिनंदन है सभी का। मनोज सैन जी, रतन सिंह जी, प्रभुदत्त शर्मा जी, जितेंद्र साहू, कन्हई कुमार जी, नवज्योति नाथ जी, गोविंद प्रसाद नीमा जी, नरेंद्र माकुड़े जी, नत्थु सिंह जी, सविता नायक जी, AK त्यागी जी, शिवचरण शर्मा जी, श्वेता कुमारी जी, अमन कक्कर जी, चंद्रभान सिंह जी, शेखर शर्मा जी, हीरालाल यादव, माधुरी कोले, विनोद के सूद, फैक्टास्टिक, सतीश मास्टर, सुधा अग्रवाल जी,
योगेश खैरनर जी, आशा रानी जी, दीपक शर्मा जी, गौतम रॉय। जनाब हम सर्दी के समय ध्यान योग करूंगा, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, ध्यान योग और योग कौन सा योग अच्छा होगा? ध्यान योग है, योगी है वो। योग की पूर्णता ही ध्यान योग में है। कौन सा योग अच्छा होगा, ये प्रश्न ही नहीं बनना चाहिए। अगर आपने योग कॉन्सेप्ट समझा है, इस चैनल पर पूरा पतंजलि योग सूत्र का बताया गया है और हठ योग पर भी वीडियोस है। आप योग के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो। योग की पूर्णता ही ध्यान योग से होने वाली है। सृजनी महंता जी, कुत्ते बिल्ली पालने से क्या राहु और केतु शांत होते हैं? जी हां, अगर आप केतु शांत करना चाहते हैं तो कुत्ता पालिए। अगर केतु देव को शांत करना चाहते हैं तो कुत्ता पालने से उसका देखा गया है। क्योंकि क्या है कि हमारे जो कनेक्शंस होते हैं वो मनुष्यों से ज़्यादा होते हैं, पशु से नहीं होते हैं। तो अगर हम कुत्ता पालते हैं तो एक उससे लाभ, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, मैं ये भी नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ी सी उससे फर्क पड़ेगा। क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी पशु को, जब जानवर को आप अगर वो भी अगर वो भूरे रंग का हो, काले रंग का हो, तो क्या है, काला रंग त्याज्य माना गया है, काले रंग को हम ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो अगर हम जो है उसे काले रंग के कुत्ते को या भूरे रंग के कुत्ते को अगर हम पालते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो इट्स गुड। लेकिन क्या केतु की पूर्ण शांति इससे हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। सीधा सा मैं एक बात कह रहा हूं, डिटैचमेंट। जिस भाव में केतु बैठा है उस भाव से वस्तुओं पर ज्यादा उम्मीद मत लगा के रखो, ज्यादा डिजायर्स मत रखो कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। नो डिजायर्स, ठीक है। हो सकता है कि उस भाव का स्वामी या कुछ और डायरेक्शन से उस भाव के कुछ रिजल्ट मिल रहे हैं, तो एक अलग डायरेक्शन से रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। और अगर आपने डिटैचमेंट रखा तो वो रिजल्ट्स और अच्छे आएंगे फिर, ठीक है। तो ये चीज है। तो चलिए, तो यह है, तो मेन यही उपाय है, केतु का यही उपाय है कि आप डिटैचमेंट रखिए उस भाव से जिस भाव में केतु है। विष्णु चंद्र मौर्य जी, और एक्सेप्ट कीजिए जो भी सिचुएशन केतु दे रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। योगेंद्र पंडित जी, पुष्पा शर्मा जी, मुकेश प्रसाद जी, गुरु जी, और राहु महाराज 9वें भाव में और केतु महाराज 3रे भाव में बैठ जाएं तो क्या होगा? बताया मैंने, बताया, ठीक है। तो केतु महाराज 3रे भाव में होगा तो आपको भाई बहन का जो छोटे भाइयों का सपोर्ट या एक सपोर्ट सिस्टम की कमी दिखाई देती है व्यक्ति को, कि मुझे लाइफ में एक सपोर्ट होता, मित्रों का, भाइयों का, कुछ मित्र होते मेरे, कुछ भाई होते मेरे, तो बड़ा अच्छा होता और मुझे सपोर्ट करते में, तो इस चीज़ में बहुत भारी कमी वो पैदा कर देता और उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाता है। 9th हाउस में राहु है, तो राहु जो है फिर 9th हाउस जो है एक तरफ से पिता का भी कारक माना गया है, धर्म का कारक माना गया, अध्यात्म का कारक माना गया, तो वो आध्यात्मिक इंट्यूशंस और आध्यात्मिक नॉलेज को बढ़ाएगा, लेकिन इल्यूजन क्रिएट करेगा। हो सकता है कि व्यक्ति योग मार्ग पे ना चलकर कभी तंत्र मार्ग पे चल पड़े, तांत्रिक, ब्लैक मैजिक, ऐसी चीजों को कहीं, मतलब कि कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि भाई इधर जाएं उधर जाएं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, वैसा भी दिखाई दे रहा है, तो धर्म ऐसा भी है या धर्म वैसा भी है, ठीक है। तो उसको ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और कभी कभी उसके अंदर ये भी ला देगा कि भाई तुम ही सबसे बड़े धार्मिक हो, तुम ही सबसे बड़े सही हो, क्योंकि राहु ये ओवर कॉन्फिडेंस देता है और आदमी के अंदर ये फीलिंग डालता है कि आई एम परफेक्ट, इस मामले में मैं परफेक्ट हूं, ये भावना भी डाल देता है राहु, ठीक है। तो ये भी होता है। हाँ, मैच्योरिटी जब हो जाती है, लोग एबव 40 के ऊपर जब आगे जाना शुरू कर देते हैं अपनी उम्र में, तो थोड़ा सा राहु का नेगेटिव वो करता, कंट्रोल होता है। नहीं तो राहु 9th हाउस में है, आदमी धर्म को लेकर बहुत सारे गलत बातें भी बोलता है धर्म को लेकर, और धर्म को लेकर कई बार सही भी बोलेगा, कई बार खुद कंफ्यूज होगा कि ऐसे सही है तो वैसे सही है, उसको एक रास्ता कई बार उसे सही से नहीं मिलता है,
और भाग्य भाव भी है। तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, कभी कभी लगेगा कि मेरा भाग्य बिल्कुल खराब है। वही चने के झाड़ पे चढ़ाना और गिरा देना। ठीक है, तो इस तरह की 9th हाउस में है तो मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम भी राहु देता है। 9th हाउस में है तो मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम भी राहु दे सकता है, शादी ब्याह से। तो इस तरह से चीजें सामने आती हैं। ममता शर्मा जी, लवकुश वर्मा जी, सृजनी महंता जी, श्री गुरु जी, राहु केतु का सही सही विश्लेषण आपके द्वारा। ठीक है जी, अभिनंदन है आप सभी का। किशोर वैद्य जी, सविता नायक जी, सही कहा गुरु जी, केतु वैराग्य देगा ही। नूतन भट्ट जी, गीता जी, गुरु जी सब जब से मैंने गीता पढ़ी है और आपकी चर्चा सुनी है तब से मुझे भी वैराग्य होने लगे हैं। वैराग्य होना चाहिए। पारजी जी, कुंवर जी नमस्कार। दो भाव में केतु, दो भाव में केतु होने से हमें प्रारंभिक जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता। प्रारंभिक जीवन में, बचपन में हो गया या थोड़ी युवा अवस्था तक। ठीक है, दूसरा परिवार का ऐसा फील होता रहेगा कि मेरा जन्म अच्छे घर में नहीं हुआ या घर से मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इस तरह की चीजें आती हैं। चलिए, ये बड़ा ही व्यक्तिगत फिर हो जाता है, बाकी ग्रहों को भी देखना पड़ता है। इसलिए ये बताने के लिए मैं अभी नहीं बैठा हूं कि आपके घर कुंडली में कौन से भाव में केतु, मैंने बता दिया, आप इसे सुन लीजिए, दोबारा रिपीट करके सुन लीजिए। ठीक है, अनुज पुरी जी, सुषमा अग्रवाल जी, सृजनी महंता जी, क्या किसी भी योग करने से ग्रह शांत होता है? किसी भी योग, कौन सा? ध्यान योग की बात कर रहे हैं, क्योंकि डिटैचमेंट ध्यान योग से आएगा ना। किसी भी योग, मतलब कितने प्रकार के योगों की चर्चा हम करना चाहते हैं, तो ये चीज है। घनश्याम सरोदे जी, सृजनी महंता जी, सुषमा अग्रवाल जी, तो हम तो अब आपके शरण में हो गए गुरुजी, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है जी, अच्छी बात है। अब राहु का प्रभाव भी नहीं होगा, एक उम्र के बाद राहु का प्रभाव कम हो जाता है। चर्चित रेखा, राहु, सूर्य, बुध, चंद्र, पर्सनल आइए, पर्सनल लेवल पर आप आइए और ये शुल्क आपको देना पड़ेगा। बहुत ही कम शुल्क है आज के समय के हिसाब से। दिस इज कंप्लीटली नॉमिनल फॉर एस्ट्रो एनालिसिस। ठीक ना, ओनली 1100। लेकिन ये रेट बाद में बढ़ेगा। अभी 1100 है, अभी 1100 है। आप 1100 रुपए देकर अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। ठीक है, तो यह विषय है। राहु सूर्य बुध चंद्र साथ में 11, तो बात कीजिए पर्सनल लेवल पर। आपको नंबर दिया गया है 9661, उस नंबर पर आपको कांटेक्ट कर एस्ट्रो एनालिसिस के लिए आप बात कर लेंगे तो आपको हम वो कर देंगे। और ये बहुत ही नॉमिनल रेट है 1100, तो उस पर आपको फिर, क्योंकि मैं भी देखता हूँ बहुत सारे ज्योतिषियों का जो रेट है वो किस हिसाब से चल रहा है, तो 1100 रुपये की आपको शुल्क देना है और आपके कुंडली का विश्लेषण फिर दिया जाए। चलिए, तो हम इस बात को समझें और समझकर चलें। इसी के साथ विराम देंगे। और मान लीजिए 2-3 बातें जो मैंने कही फिर से रिपीट कर दूंगा। कर्म से हो रहा है, प्रारब्ध से आ रही हैं चीजें। ग्रह हमारे प्रारब्ध को ही सांकेतिक रूप में हमारे प्रारब्ध को दिखाते हैं। हाँ, कुछ परिस्थितियों में हम बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कहा जा सकता है, ये अपने अपने एस्ट्रोलॉजर की है कि भाई ऐसी घटना घटेगी, ऐसी घटना घटेगी, पूरा एक्यूरेसी के साथ वैसा कहा जा सकता है कुछ बात चीजों के लिए। लेकिन कुल मिलाकर ज्योतिष भी, ग्रह भी यही चाहते हैं कि हम मोक्ष मार्गी बने, हम ज्ञान के मार्ग पर चले, हम मोक्ष के मार्ग पर चले, तो ग्रहों की शांति अच्छे से। प्रकृति का उद्देश्य है आपको अनसेटिस्फाइड रखना, यह भी ज्योतिष से प्रमाणित होता है। का उद्देश्य है, अगर आप भोग मार्ग पे हो और अगर आप बिल्कुल उस मार्ग पे, अब भोग करना भी गलत नहीं है, लेकिन भोगी बन के करना गलत हो जाता है। ठीक है, खाना उतना ही खाओ ना जितना पेट को जरूरत है। पेटू बनकर खाओगे तो फिर खाना आपको नुकसान पहुंचाएगा। उसी तरह से भोगी बनकर भोग भोगोगे तो भोग आपको नुकसान पहुंचाएंगे। योगी बनकर भोगोगे तो भोगों से ज्यादा मतलब भी नहीं रहेगा आपको, और जो भोग है वो आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाने वाले। तो विवेक जब रहेगा आपको, तभी जाकर ये सारी बातें होंगी, समझ में आएंगी। चलिए, तो हम इस समझ लें और आगे बढ़ते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। शेयरिंग करने में पीछे ना रहे।
वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। मुझे बोलने की आदत नहीं है, मैं कभी नहीं बोलता ये सब बातें, हैबिट नहीं है, लेकिन याद दिला देता हूँ, शायद कुछ लोगों को याद ना रहे तो कुछ लोग बड़ा फास्ट बोल जाते हैं ये सब डायलॉग। तो जो है ये सब कर दें आप, कमेंट वमेंट जो भी करना होता है। तो अब आप जो है इस बात को समझकर ध्यान योग करिए। ध्यान योग ग्रहों की शांति के लिए केतु को अच्छा करता है, केतु से संबंधित रिजल्ट्स को अच्छा देता है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत आभार। ओम तत्सत।